हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से क्या इंडो आर्यन के स्वदेश के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है? तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया। देखिए, इंडो आर्यंस जिन्हें हम आर्य या इंडो आर्यन भी कहते हैं, तो आर्य जो थे, ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे सर्वाधिक, या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछें कि ये किसने कहा है कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, तो किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर जो है, इन्होंने माना है कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। और अगर आपसे पूछ लें कि जो आर्य थे, किसने कहा है कि आर्य जो थे आर्कटिक प्रदेश से आए थे, तो किसने कहा है? ये बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा है कि आर्य जो थे ये आए थे आर्कटिक प्रदेश से। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एंड 121 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है एक। तो हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण प्रतिनिधित्व जो है, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है एक त्रिकोणीय क्षेत्र का। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर है। यानी कि जो हमारी हड़प्पा संस्कृति, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये जो थी एक त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई सभ्यता थी। आपसे पूछ सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका समाज जो था वो किस तरह का था? तो समाज की अगर हम बात करें तो ये किस तरह का था? मातृसत्तात्मक था। किस तरह का? मातृसत्तात्मक। और पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की लिपि जो थी वो किस तरह की थी? तो ये लिपि थी भावचित्रात्मक। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, श्रावस्ती राजधानी रही थी। तो श्रावस्ती जो है किसकी राजधानी रही थी? ये राजधानी रही थी कौशल महाजनपद की। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे ऑप्शन ए यानी कि अंग महाजनपद की पूछ ली जाए कि इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी का नाम था चंपा। और अगर आपसे काशी महाजनपद की राजधानी का नाम पूछ लिया जाए तो ये थी वाराणसी। वाराणसी जो थी काशी महाजनपद की राजधानी थी। और अगर आपसे अवंती महाजनपद की राजधानी पूछ ली जाए तो ये क्या थी? इसका नाम है उज्जैन। उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती की। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ साथ में आपसे एक और क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में, बल्कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन है? तो कौन था? वो था अश्मक। अश्मक जो था ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। और इसकी राजधानी क्या थी? पोटली इसकी राजधानी थी। और इसे पोटली या पोतन के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर निर्मित कराया था? तो किसने करवाया था? ये था कृष्ण प्रथम। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखो, कृष्ण प्रथम की अगर हम बात करें तो कृष्ण प्रथम जो था ये राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखता था। हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दंती दुर्ग ने। कब की थी दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना? तो इसने की थी 752 ईस्वी में। और आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी क्या थी? तो इनकी राजधानी जो थी मणिकर या मान्य की खेत थी। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन सी गोविंद तृतीय की अगर हम बात करें तो गोविंद तृतीय जो था, और गोविंद तृतीय हो गया और एक ध्रुव, ये दोनों ही राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखते हैं। और इन दोनों ही शासकों ने जो था त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अमोघ वर्ष की अगर हम बात करें तो अमोघ वर्ष के बारे में पूछते हैं कि ये किस धर्म का अनुयायी था या किस धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था। तो ये पॉइंट भी आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मजीवनी लिखी थी?
तो देखो अपनी आत्मजीवनी जो थी ये लिखी थी फिरोज़ तुगलक ने। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी जो है करेक्ट आंसर है। बाकी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि फिरोज़ तुगलक की जो आत्मजीवनी यानी कि आउटो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही। क्या नाम है, फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए फ़िरोज़ तुगलक की अगर हम बात करें तो फ़िरोज़ तुगलक जो था इसने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था और ज्वालामुखी मंदिर में रखी गई 1300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद इसने फ़ारसी भाषा में करवाया था। और अनुवाद जो था वो किससे करवाया था, तो एक विद्वान थे अप्पाऊ देना, इनसे जो था इन्होंने इन 1300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद जो था वो फ़ारसी में करवाया था। और ये जो फ़िरोज़ तुगलक थे इन्होंने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खुम्स, खराज, जजिया और ज़कात लगाए थे। और फ़िरोज़ तुगलक ही था जिसने दीवान खैरात और दीवान बंदगान की स्थापना की थी। और देखिए फ़िरोज़ तुगलक से रिलेटेड मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं इन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार बनते हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट जो हैं बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है। तो किसे माना जाता है, ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह जो था वो था चरखा। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। और देखो स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो थी वो कब हुई थी। तो कब हुई थी, ये हुई थी 7 अगस्त 1905 को। अच्छा आपसे पूछ सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो थी कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी कलकत्ता से, कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी। तो देखो दीपावली घोषणा जो है ये तैयार की थी लॉर्ड इरविन ने 1929 में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है करेक्ट आंसर है। इसी के साथ साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस एक उदाहरण है। तो देखो लोयस जो है किसका एक उदाहरण है, ये जो है एक ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है एवोलिन सेल का। लोइस जो है किसका एग्जाम्पल है, एवोलिन सेल का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती हैं। तो कौन सी तरंगें होती हैं, तो ये होती हैं सरफेस वेव्स यानी कि सतह तरंगें। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है करेक्ट आंसर है। इसी के साथ साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापते हैं। किससे, रिक्टर स्केल से। और अगर आपसे पूछ लें कि भूकंपीय तरंगों को हम किससे मापते हैं, तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उन्हें सिस्मोग्राफ से मापते हैं और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे हम रिक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा प्रदेश शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्ति वाला है। तो ये कौन सा है, ये है मेडिटेरियन रीजन यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त कहलाता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त जो है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट है एपोजी। एपोजी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वे प्राणी जो अपना आहार अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे एनिमल जो अपना जो आहार होता है वो पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरगिज आदिवासी का स्वदेश है। तो किरगिज आदिवासी जो हैं इनका स्वदेश यानी कि ये कहाँ के रहने वाले होते, कहाँ के होते हैं, होमलैंड इनका क्या है, तो ये है सेंट्रल एशिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि में प्रमुखतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं।
तो स्थानांतरित कृषि यानी कि जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इनमें जो है होती हैं फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागटीवा पर्वतमाला है, तो नागटीवा पर्वतमाला जो है ये किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? ये है लघु हिमालय का। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिणी टेबल लैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है? तो ये कौन सी नदी है? ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है ये दक्षिणी टेबल लैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है? तो अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं होता है, तो वो होता है पंजाब का मैदान। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय की जो खेती होती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी रहती है वो रहती है लैटराइट सॉइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मखरला मृदा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है? तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं इनका अग्रणी उत्पादक जो है वो कौन रहता है? पंजाब। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है? तो बालक के शोषण से जो संबंधित है वो कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23। और अगर हम मूलभूत अधिकारों की यानी कि फंडामेंटल राइट की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूचित जाति मानी जाएगी, इसे निर्दिष्ट करने की अधिकारिता निम्न में से किसमें निहित है? तो किसमें निहित रहती है? ये रहती है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि किसी भी जाति को एससी या एसटी बनाने का जो अधिकार रहता है वो किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट के पास। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संघ मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो ये कौन सा संशोधन रहता है? तो ये रहता है 51वां संशोधन। सो ऑप्शन ए डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इनका प्रावधान है। और ये जो होते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं इन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? तो ये कौन सा रहता है? तो ये रहेगा संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है ये भारतीय संसद के प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय जो है ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपसे पूछ सकते हैं कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, बल्कि काफ़ी बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को। नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो नाबार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। पूछते हैं कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है।
तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? तो किस उद्देश्य से की गई थी? उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति यानी कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे कौन सूत्रबद्ध करता है? तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका भी करेक्ट है। RBI से पूछते हैं कि RBI एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। और इसके वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। अगर सेबी की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। वित्त मंत्रालय जो है वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण के पास है। और इसकी स्थापना जो थी 1946 में हुई थी वित्त मंत्रालय की। और इसकी अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और नीति आयोग जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? तो नहीं है आपसे पूछा है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लाभांश तथा लाभ। भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? तो लाभांश तथा लाभ। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।